सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। गुड मॉर्निंग तलहा। आपको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है वर्दा, मुल्क की सियासत में, मुल्क की तारीख में, दुनिया की तारीख में। मौसम बदल रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि मुसलसल प्रेशर जो है डॉलर के ऊपर भी है, के इलेक्ट्रिक के बिल भी बढ़ रहे हैं, ताजिर भी परेशान हैं, एप्टिमा वाले कह रहे हैं टेक्सटाइल यूनिट बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, लोड अवाम के ऊपर बढ़ता जा रहा है और अब इकोनॉमी बड़े प्रेशर में है क्योंकि रिकॉर्ड इजाफा डॉलर में एक दिन में हम देखा 7 रुपए का, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और एकदम से ये बड़ा झटका आया पूरी बिजनेस कम्युनिटी को, इकोनॉमी को। एक दिन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और जब डॉलर बढ़ जाता है आपको पता है तमाम चीजें महंगी होती हैं। ऑलरेडी इतनी महंगाई हो रही है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा अब कब मजीद डॉलर कौन सी महंगाई की चक्की में पिस रही है? ये चक्की कहाँ पाई जाती है? 30 रुपए डॉलर बढ़ गया है जी। ये चक्की कहाँ मिलेगी वैसे जिसमें आवाम पिस रही है? ये चक्की आपको पाकिस्तान में मिलेगी, पाकिस्तान में आपको मिलेगी और ये इतनी मिलेगी आपको कि आप जाके आवाम से पूछे क्या 10 साल से ऊपर हो गए बेचारे पिस रहे हैं, सड़कें टूट जाती हैं और उसके बाद एक फैमिली का, ये आपने भी सुना होगा, बहुत वीडियो वायरल भी चल रही है, ये न्यूज भी चल रही है। हमने देखा कि एक पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो गई सिर्फ बारिशों की वजह से कि वो जाके नाले में मोटर बाइक गिर गई, बच्ची डूब गई, उसकी बीवी का नहीं पता, हस्बैंड बेचारा परेशान है। खुदारा कुछ तो लिहाज कर लें। और जब हमारे पॉलिटिशियंस, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उनको आपस में खींचातानी से ही फुर्सत नहीं है। हमें ये अपडेट मिली थी, आपको ही पता होगा तला, कि चौधरी शुजात से कल आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग हुई है। उन्होंने 10 वोट्स मांगे हैं कि जी हमें, ताकि सीएम उनका बन जाए। यहाँ पे तो हम खींचातानी जरूर करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुल्क की, जब अपने सूबे की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता नहीं कि उनकी सड़कें कितनी टूटी हुई हैं, नालों के क्या हालात हैं, बारिश के बाद क्या तबाही आती है आवाम पे। जितनी नजरसानी और जितनी मेहनत आप अपने वोट्स के लिए करते हैं, अपनी लोगों को मांगने के लिए करते हैं कि जी हमें सीट मिल जाए, उतनी ही अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आप अपने सूबे में कर लें, सूबे को बेहतर बनाने के लिए कर लें, तो शायद आपको इस तरह से वोटों के लिए भीख ना मांगनी पड़े, वोट आपको खुद ब खुद मिल जाए। पीपल्स पार्टी को सब पता है कि सिंध का हाल क्या है, सड़कों का हाल क्या है, खड्डे कहाँ पर हैं, पूरी रिपोर्टें उनके पास मौजूद हैं। और ये यकीनन ये कहना मेरी नजर में गलत होगा कि उनको पता नहीं है। उनको पता बिल्कुल है, एक्शन नहीं होता, काम नहीं होता, इग्नोरेंस इज ब्लिस। दे एक्सपेक्ट कि बस हम इग्नोर करते रहेंगे और मामला ऐसे चलते रहेंगे, मुल्क ऐसे चलता रहेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो मालूम पड़ जाता है कि अवाम की राय क्या है। यकीनन जिस तरीके से हमने पंजाब में देखा, 20 ज़िमनी इंतखाब हुए 20 सीटों के ऊपर MPAs की, उसके बाद PTI ने जीत लिया, वो तमाम तो क्लीन स्वीप हुआ। उसी तरह आने वाले संडे पर भी कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं। अगेन हम देखेंगे ये लोग अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यकीनन आई एक्सपेक्ट, और मेरी दुआ और उम्मीद और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ कर निकले, बड़ी तादाद में वोट डालें। वोटर टर्नआउट अच्छा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी हो अवाम की, हक खुद इरादियत का इस्तेमाल हो। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे बाकायदा तौर पर। इत्तेहादी हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन की हार से भी कुछ ना सीखा, दुकानदारों पर 6000 फिक्स टैक्स लगा दिया, बिजली के बिलों के जरिए वसूली का फैसला, ताजर फट पड़े, कराची वालों का बिलों की अदायगी से इनकार, पंजाब में नान बाई एहतजाज को तैयार। 3 माह में 30 रुपए इजाफा, इंपोर्टेड डॉलर इंपोर्टेड हुकूमत के काबू से बाहर, मुल्क तारीखी की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची और ओपन मार्केट में 224 रुपए तक जा पहुंचा। माशी माहिरीन सर पकड़ कर रह गए। यूरोप जल रहा है, बर्तानिया में गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन और यूनान के जंगलात में आग, दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात भुगत रही है। बाबर यासिर के बाद अब्दुल्ला शफीक के चर्चे, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम को बहरान से निकाल लिया, कौमी टीम जीत के लिए 120 रन दूर। जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अपडेट दी हमने आपको आज की बड़ी खबर। तलहा, सबसे पहली बात, जिस तरह के एहतजाज चल रहा है कि इलेक्ट्रिक ने 6000 रुपए टैक्स लगा दिया है एक कमर्शियल शॉप पे। आप सोचें
कितना लोग कमा लेते हैं वहां से। और मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मुसलसल मईशत बहरान का शिकार होती चली जा रही है। ये हम इसमें किस तरह से लोग अपना सर्वाइवल करें। आपने एक तो महंगाई इतनी कर ली है, हम डॉलर पे देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो छलांगे लगा के अब हाई जंप पे उतर आया है। पिछले 3 माह में डॉलर की कदर में 30 रुपए तक इजाफा हो चुका है, जिसका सारा बोझ हुकूमत अब सिर्फ आवाम पर डाल रही है। पिछले माह आने वाले बजट के जो जितना ही बजट जो पास हुआ था उसमें हमें देखा कितनी ज्यादा महंगाई हुई है, और उसके बाद अब के इलेक्ट्रिक ने टैक्स भी लगा दिया है जो कि फिक्स टैक्स है, 6000 आपने पे करना है। जी हाँ, 6000 फॉर फाइलर, नॉन फाइलर के लिए 6000, फाइलर के लिए 3000 है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मुल्क में गाड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, हर चीज महंगी हो रही है। टोयोटा ने पैसे बढ़ा दिए, किया ने पैसे बढ़ा दिए, कंटिन्यूसली हर चीज महंगी हो रही है। इंपैक्ट इसका एंड कंज्यूमर पे आना। ये मत समझिएगा कि ये जो टैक्स लग रहा है किसी बिजनेस के ऊपर, किसी एंटिटी के ऊपर या किसी और इदारे के ऊपर, तो वो एंड कंज्यूमर से नहीं लेगा, बोझ आप पर ही पड़ना है। आज कराची में इसके अगेंस्ट ताजिर बरादरी भी जो है हड़ताल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, एहतजाज कर रही है। और इसके बाद पंजाब में भी नान बाई जो एसोसिएशन है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी, ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं, उनसे ही बात करेंगे। और आफ्ताब गिल साहब सदर हैं वो नान बाई एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इनको इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। जी शर्जील साहब, पहले आप बता कि जिस तरह से टैक्स में इजाफा हुआ है बिल के साथ आएगा, क्या कहेंगे आप उस बारे में? कितना नुकसान है इससे? नुकसान तो नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि जुल्म है। आप एक चीज़ ये देखें कि एक बंदे के आमदनी का कुछ नहीं पता, इनको ना जरिया पता है कि उसकी आमदनी कहाँ से होगी। इन्होंने जो बिल्स भेजे हैं, जो हमारे पास बिल मौजूद है इस वक्त, आज हम इंशाल्लाह 2 बजे जो कन्वेंशन कर रहे हैं, ताजिर कन्वेंशन, उसमें हम ये बताएंगे तमाम बिल्स। उसमें जो दुकानें बंद हैं, जो गोदाम बंद हैं, कमर्शियल मीटर पे 6000 रुपये वो और मीटर रेंट लगा के इन्होंने बिल भेज दिए हैं, और किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है, ना किसी को स्टेक होल्डर्स को इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है, और क्या सोच के 6000 रुपये का इन्होंने टैक्स लगा दिया है डायरेक्ट, ये भी हमें नहीं पता। और अगर हम बिजली के बिल नहीं भरते, तो आपको पता है कि कराची में अगर आप एक माह का बिजली का बिल नहीं भरें तो अगले दिन आके आपकी बिजली काट दी जाती है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट महकमा है, वो किस कैपेसिटी में ये बिल जो है वसूल कर रहा है, जबकि कोर्ट ने भी मना किया है कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो किसी किस्म का टैक्स नहीं ले सकता। ये कोर्ट के बाकायदा क्लियर ऑर्डर्स हैं। साथ साथ जो है आपका फाइनेंशियल ईयर वो शुरू होता है 1 जुलाई से, तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई टैक्स लगना भी था तो वो बिल आना चाहिए था अगस्त में, और इससे पहले हमें बता दिया जाता ताजिरों को कि भाई इस तरीके से ये टैक्स लगने जा रहे हैं। एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 149B। बहुत से ताजिर ऐसे हैं जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे, जब आपके रेवेन्यू जब आपका बढ़ना शुरू हुआ था, अब्दुल्ला यूसुफ साहब उस वक्त चेयरमैन थे CBR के, और वहाँ पर हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि बहुत से ताजिर इसलिए परेशान है कि ऑडिट में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो एक सेक्शन 149B का क्रिएट किया गया था कि जो ताजिर एडवांस इनकम टैक्स भर देगा और अपना रिटर्न में जो चीज़ डाल दी उसने वो दोबारा रिक्लेम नहीं करेगा, तो उसको फाइनल टैक्स समझा जाएगा और उससे दोबारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ज़्यादातर उसमें जो लोग आते हैं उस कैटेगरी में वो कमर्शियल इम्पोर्टर्स हैं, वो एडवांस में इनकम टैक्स पे कर देते हैं और अपना ऑडिट के चक्कर में नहीं पड़ते, ना रिफंड रिक्लेम करते हैं। तो जब वो अपना टैक्स भर चुके हैं और उनको आपने बिल पे दे दिया 6000 वाला, जिसके लिए इनका कहना ये है कि जो टैक्स पेयर हैं उनको हम 3000 रुपये लेंगे, वो भी 3000 रुपये किस चीज के आपको देगा जब वो गोपलानी साहब वो 3000 रुपये और वो 6000 रुपये इस चीज के हैं कि आप खामोश बैठे रहे थे। ये इस चीज के हैं कि आप अपने हक के लिए हमेशा खड़े नहीं होते थे। ये इस चीज के लिए है कि आपकी मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं जो यकीनन अंडर द टेबल होते हैं, टैक्सेबल, उस पर टैक्स अदा नहीं किया होता, टैक्स नेट में नहीं आता, तो यकीनन कोताहियां दोनों तरफ हैं, जिसकी वजह से मेरा ये नजरिया है कि हम लोग इस सिचुएशन पे आकर खड़े हो गए हैं कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों पर बिल के अंदर GST, एक्स्ट्रा GST, फर्दर GST लगाता है, खामोश बैठे रहते हैं सब, कोई कुछ नहीं बोलता है। अब जब आपके बिल के अंदर मजीद फिक्स टैक्स आ गया है, टीवी के लाइसेंस के पैसे आप देते रहते हैं, आज तक तो कोई टीवी देखता ही नहीं, हर कोई फोन देख रहा होता है, तो मेरी नजर में इसकी एक बड़ी वजह गोपलानी साहब ये है, हमारी अपनी गलती है, ताजिर बरादरी की अपनी गलती है कि आप लोग खामोश रहे और अपने हक के लिए हमेशा खड़े नहीं। आई विल कम बैक टू यू गोपलानी साहब टू टेक योर आंसर। आफ्ताब गिल साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं, सदर नान बाई एसोसिएशन के। आफ्ताब साहब, सुना है आपने भी रोटियों के रेट बढ़ा दिए हैं, कितने का हो गया नान अब? बहुत शुक्रिया जनाब आपका।
असल में बात यह है सर, हमने रेट तो नहीं बढ़ाया, हम तो सरापा एहतजाज है। पिछले 2 माह से जो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है लाहौर में, देखिए बात यह है कि फाइन और मैदे की जो है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। हमें देखती है जी दिल्ली इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि जी हम फाइन और मैदे को कंट्रोल नहीं कर सकते, और मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको फाइन और मैदा कंट्रोल नहीं आपको कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको इसलिए कंट्रोल तो गरीब आदमी तो करता है, वो एक मजदूर आदमी है, उसको ये है ये नहीं देख रहे कि फाइन में छोटा शॉपर हमारे सामने जितने भी जरूरत है जिंदगी की चीजें हैं वो सब महंगी हो गई हैं जी। उसके बाद ये है कि हमारे ऊपर एक जबरी नोटिफिकेशन छोड़ दिया गया तकरीबन 30 दिन पहले, तकरीबन 1 माह पहले जबरी नोटिफिकेशन साहब ने। उसके बाद लाहौर में क्योंकि एफआईआर दी हमारे साथ। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हमें कहते हैं जी आटा हम आपको सबसे कर देंगे, आप रोटी की कीमत कम करें। हमने कहा जी हम नहीं, आप हमें सब्सिडाइज आटा दें, हम रोटी की कीमत जो है वो आपको कम कर देंगे। और दूसरी तरफ ये नहीं कि मुझे स्टेट जो है जब हमारे पास आटा मौजूद हो सरकारी वो फाइन कर। आफ्ताब गिल साहब, आपसे हम दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ आपकी लाइन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, विल ट्राई टू क्लियर योर वॉइस एज वेल ताकि आपकी आवाज हम अच्छी तरह सुन सके। लेकिन आपकी जो बात मुझे समझ में आई, आपने कहा कि आपको सब्सिडाइज आटा चाहिए ताकि आप सस्ती रोटी प्रोवाइड कर सके। हुकूमत से भी आपने यही कहा, तो आपको नहीं मालूम सर कि पंजाब में जब इलेक्शन हो रहे थे तो सब्सिडाइज आटा जो है पोलिंग स्टेशन के करीब बेचा जा रहा था, तो मेरे ख्याल से सारी नान भाई एसोसिएशन को पहुंचना चाहिए था वहां पे सस्ता आटा लेने के लिए। खैर गोपलानी साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। एक बिल हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुका है, एक बंद दुकान का बिल है जो तकरीबन 7,000 रुपए आया है। 6,000 रुपए उसमें टैक्स लगा दिया गया है, 1,000 रुपए का उसका बिजली का बिल बना दिया गया, दूसरे टैक्सेस वगैरह 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 मिलाकर। तो मेरा यह सवाल है कि इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है, जिस तरीके से केई अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाले जा रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे गोपलानी साहब? नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तला भाई मैं आपको एक चीज करेक्ट करता चलूं, बताएं। आपने तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता तो इसलिए हम पे टैक्स लगाए। देखिए जिस वक्त सेल टैक्स का नफाज हुआ था और हमारी जब उस वक्त एफबीआर का महकमा सीबीआर के रहता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी कि जब आप सेल टैक्स नाफिज करने जा रहे हैं तो माल मार्केट में कहाँ से आता है आप उसको चेक कर लें। तो 3 जगह से माल मार्केट में आता है। नंबर 1 एक आपकी इंडस्ट्री जो लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आता है। नंबर 2 माल जो है वो पोर्ट्स के जरिए आता है, और तीसरा आता है स्मगलिंग के जरिए। ठीक है, जो माल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आता है, फैक्ट्री से उस पर सेल टैक्स नाफिज हो गया और सेल टैक्स पे किया जा रहा है। जो माल पोर्ट्स के जरिए आता है, इंपोर्ट होता है लीगल, उस पर सेल टैक्स दिया जाता है। जो माल स्मगलिंग के जरिए माल आता है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है, हमारी नहीं है। और उस पर यह भी बात हुई थी कि हम उसको चेक करेंगे, वहाँ पे स्कैनर लगेंगे और हमारे जो इदारे इन्वॉल्व हैं हम उनको हर हालत में पकड़ेंगे। तो वो माल इन्होंने आज तक बंद नहीं किया और अवाम के ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते जा रहे हैं। और जस्टिफिकेशन सिर्फ इनके पास ये है कि अवाम चोर है और ये सब साहूकार है। हम किसी हालत में भी अब और चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज बुध के दिन 20 जुलाई 2022 को हमने पूरे पाकिस्तान से अंजुमन ताजरान का कन्वेंशन कॉल किया है कराची में, जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान से अजमल बलोच साहब नुमाइंदगी करेंगे पूरे पाकिस्तान के ताजरों की। और आज हम इंशाअल्लाह। गोपलानी साहब मुझे एक चीज बताइए, आप एहतजाज तो कर रहे हैं, यकीनन आपका हक है और आपको करना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल यहां पर यह है कि इलेक्ट्रिक आज मार्केट में सोलर प्लेट्स बेच रहा है, दूसरे काम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक का पहले KESC था, फिर अबराज ग्रुप आया, के इलेक्ट्रिक बना, बहुत सारे वादे हुए थे, अपग्रेडेशन ऑफ प्लांट, इंक्रीज प्रोडक्शन, ये वो वादे कितने वफा हुए यकीनन हम सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है और जो के इलेक्ट्रिक का किरदार है हमारे साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस गोपलानी साहब 40% के करीब हैं। ये फरसूदा बोसीदा निज़ाम, ये कुंडों का निज़ाम, ये बिजली चोरी का निज़ाम आज तक हमारे शहर की बात कर लेते हैं, कराची में ख़त्म नहीं हुआ है। कि इलेक्ट्रिक मुकम्मल तौर पर फेल रहा है अपनी गलतियां सही करने में। क्या वजह है कि हम के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और इनको बेहतर नहीं कर पा रहे इस इदारे को? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो नेपरा है। लास्ट मीटिंग कराची में हुई थी एक 5 स्टार होटल के अंदर,
हम यहाँ पे कराची के ताजिरों की नुमाइंदगी कर रहे थे और हमने नेपरा को क्लियर कहा था कि आप ये कई के तमाम अफसरान वहाँ मौजूद थे, उनके दरमियान ये बात हुई थी और कराची की कुछ सियासी पार्टियां भी वहाँ मौजूद थी और हमने सबने एक बात की थी कि आप कम अज कम 4 से 5 कंपनीज को जो है बिजली के प्रोवाइडिंग के लाइसेंस फराहम करें, जिस तरह पीटीसीएल के साथ हुआ कि आपने प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए। उसके बाद आज देख लें कि आपको फोन की सहूलत कितनी आसानी से मैसर है, वरना एक टाइम था इस शहर में 10,000 रुपए रिश्वत देने के बाद भी आपका फोन बड़ी मुश्किल से लगता था। मैं 10,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त डॉलर आपका 20 रुपए था, आज 240 रुपए डॉलर है, 225 रुपए डॉलर है। तो आप इस चीज को अगर जब तक 4-5 जो है बिजली प्रोवाइडर नहीं आएंगे, जब तक ये मामला हल नहीं होगा। केई बिल्कुल फेल हो चुकी है और केई गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करके अपने इंसेंटिव देती है। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल आप ये देख लें कि 15 दिन पहले जो लोड शेडिंग का दौरानिया था, जब तक रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने तब तक ये दौरानिया चलता रहा। जब इनको उन्होंने अलाउ किया कि 2 महीने की जो है ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अगले बिलों में लगा के देंगे, तो उसके बाद जाके जो है आपकी लोड शेडिंग रुकी है। तो इसका मतलब ये वो जब चाहता है हुकूमत को आवाम को ब्लैकमेल करता है और जितना पैसा चाहे वो हमसे समेट के ले जाता है। गोपलानी साहब, भुगत तो आवाम ही रही है ना, उसमें ही पिस कौन रहा है? आवाम ही पिस रही है। हम बगैर लाइट के रहें, बिल भी ज्यादा हम लें, उसके बाद भी हम सब कुछ ही बर्दाश्त करें, पिसना आवाम नहीं है। आप मुझे बताइए, आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है इस चीज का? आप क्या देखते हैं? गोपलानी साहब, गिल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, आ गए हैं जी जी जी। आफ्ताब गिल साहब, गिल साहब आपकी आवाज पहले थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। आई लाइक टू आस्क यू, आप फिर से अपना मौक़िफ़ पेश करें। आप कह रहे थे कि सब्सिडाइज रेट पर आपको आटा नहीं मिलता, इसलिए आप सस्ता नान बेच नहीं सकते। क्या सिचुएशन है, कहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपके? सर, मैंने ये गुजारिश की है कि हमारे ऊपर आज से 1 माह पहले उन्होंने जबरी नोटिफिकेशन जो है वो मुसल्लत कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर फाइन और जुर्माने शुरू किए, हमारी दुकानों को सील करना शुरू किया। जब हमने उनसे ये गुजारिश की कि भाई अगर आप हमसे नान सस्ता लेना चाह रहे हैं तो आप हमें फाइन में रिलीफ दे दें, आप हमें गैस में रिलीफ दे दें, ये इन चीज़ों को उन्होंने बाला ताक रखा। इन चीजों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी बस आप नान सस्ता बेचें, क्योंकि हमने जो है वो गरीब गुर्बत नहीं खत्म करनी, हमने गरीबों को खत्म करना है। और तंदीर वाला है, गरीब आदमी है जो इतनी सख्त तरीन गर्मी में वो आपसे खड़ा होकर अपने बच्चों का रिजक कमा रहा है और आपकी खिदमत कर रहा है, और आप उसको गिरेबान से उठा के तो आप पुलिस वैन में फेंकते हो, फिर उसको फाइन करते हो, उसको हवालात में बंद कर देते हो। आप उनको क्यों नहीं हवालात में बंद करते जो डेली फाइन की कीमत बढ़ा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं हवालात में बंद करते जो डेली तेल सोडा जो जरूरत है जिंदगी की चीजें हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो अगर फाइन आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो नान को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? दूसरी तरफ आपने नारा लगाया सस्ते आटे का, और सस्ता आटा आप दे नहीं रहे ना, आपने सस्ता आटा किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब, थैंक यू। की कमी है हमारे पास, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सस्ता आटे के नारा तो लगाया था, लेकिन क्या हाल है तेल घी आटे का, ये बात हम सब जानते हैं। हुकूमत से तो हम बिल्कुल ही जो है ना उम्मीद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल। बात एक करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक के जुल्म की इंतहा कितनी हो गई है, कितनी कीमतों में उन्होंने इजाफा कर दिया है, बिल की टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं। एक स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे प्रोड्यूसर साहब चलाएं, तो एक बिल है बंद दुकान का बिल जो शेयर करना चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स के साथ, और तला आप भी देखिएगा, आपने भी देखा है कि देखिए बंद दुकान के बिल की खाली जो एक फिक्स चार्जेस है, लाइन रेंट जिसे हम कहते हैं, वो आ रहा है 152, और बाकी इस बंद दुकान पे टोटल चार्जेस का जो बिल आया है, जो हमें सेल्स टैक्स लगाए, अगर आपको याद हो तला, तो पहले आपने बताया था हमारे ही शो में कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जा रही है, कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या कर रही है, सेल्स टैक्स, फर्दर सेल्स टैक्स, फिर एक्स्ट्रा टैक्स, सेल्स टैक्स, फिर इनकम टैक्स, और फिर TVL फी। और आप ये देख सकते हैं कि 6,855 रुपए एक बंद दुकान का बिल आया है, जहां पे कोई लाइट कुछ नहीं जल रही है। इतनी महंगाई में जहां पे तकरीबन 7,000 ही हो गए, अगर एक शख्स बंद दुकान का 7,000 बिल पे करेगा तो वो घर क्या लेके जाएगा, वो खाएगा क्या? यकीनन के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कराची में, कराची ऑफ कोर्स आपका इकोनॉमिक हब है, तिजारती दारुल खिलाफा है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने IPPs लगा रही हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। जो इंडस्ट्रीज हैं
वो अपने सोलर पार्क्स लगा रही हैं ताकि वो सूरज से बिजली पैदा करें। और यकीनन इससे वाज़ेह हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी ऑन के इलेक्ट्रिक इस वक्त काफ़ी बुरी हो चुकी है। कराची वाले बड़ी मुश्किल में हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली और जो परफॉर्मेंस कराची में है, जिस तरीके से बिल्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, जीएसटी, एक्स्ट्रा जीएसटी, फर्दर जीएसटी, बंद दुकान के ऊपर 6,000 रुपए का फिक्स टैक्स लगा दिया, नॉन फाइलर 3,000 रुपए फाइलर, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? एंड हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव लाइक दिस मुजम्मिल साहब? देखें, ये तो अब हम ये कह दें कि पत्ताखोरी पे आ चुके हैं और पत्ता देंगे तो आप आगे चलें। और जो है एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर, एक ऑनेस्ट जो बिजली का बिल भरता है बगैर चोरी के, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि जो बिजली चोरी कर रहा है, बल्कि सरकारी एहलकारों के जो गलत फैसले माजी के, और वो तमाम का तमाम उस पर लाद दिया जा रहा है। अब मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो साहिब सरवत हैं या जिनके पास, वो कह रहे हैं कि भाई अब हमने के इलेक्ट्रिक से बिजली लेनी नहीं है, हम अपने सोलर लगा लेंगे। और बेतहाशा लोग, और मैं हैरान हो गया, आप अगर ये मैरियट वगैरह में जाएं तो इन्होंने भी अपने जो है एनर्जी को सोलर पे लेके, तो वो होटल्स जो मतलब लोगों से 20-20, 30-30 हजार रुपये का कमरा देते हैं, वो भी अब इस एनर्जी बिल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े कारखाने जो हैं, लकी ग्रुप, किया ग्रुप और दूसरे, तमाम के तमाम सोलर पे जा रहे हैं। क्योंकि एक तो बिजली का बिल है, उसके ऊपर गैर यकीनी है। हर महीने आपको नेपरा ने बढ़ा दिए, 8 बढ़ा दिए, आपको पता ही नहीं आपका बिजली का बिल क्या है। जब दिल चाह रहा है मुंह उठा के बढ़ा रहे हैं ना, कोई रोकथाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, जितना मर्जी जब दिल चाह बढ़ा दिया आवाम के ऊपर पैसे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब इस तरह के हालात आप कर देंगे तो लोगों को ये नहीं पता कि इस महीने वो नेगेटिव पे चले जाएगा या उसको कर्ज लेना पड़ेगा। हमारे बहुत से मुलाजिम ऐसे जो आके बेचारे जब उनका बिल आते हैं तो वो एडवांस लेते हैं और वो कहते हैं कि जी 2,000 आता था, जी इस दफा 6,000 आ गया, और वो उनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। तो ये ही अब कारोबारी सूरत हाल है। कल मुझे एक बहुत अच्छे मिड साइज का बिजनेसमैन है, पेपर का काम, पेपर की कागजी में उसकी फैक्ट्री है, उसने ये बोला कि अभी जो बिल आएगा वो अगले महीने 64 रुपए यूनिट के हिसाब से आएगा। ये तो हम उड़ जाएंगे, हम मकरूज हो जाएंगे, हमारी मशीनरी जो है वो लोयर हो जाएगा जब हम काम करना छोड़ देंगे। कौन खरीदेगा हमारे से हमारा कारोबार अगर हमने चीजें तो छोड़ें जो हम बनाते हैं। तो ये हालात कर दिए हैं इन्होंने, और अल्लाह माफ करे, इनको एहसास नहीं हो रहा। मुजम्मिल साहब, ये अभी तक, मुजम्मिल साहब मेरा सवाल आपसे ये है, ये मोनोपोली कैसे खत्म होगी? क्या करना होगा? जब केईएससी के इलेक्ट्रिक बना था तब तो बड़े वादे किए गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस खत्म करेंगे, फरसूदा बोसीदा निजाम बेहतर करेंगे, चोरी को जीरो करेंगे। हुआ तो कुछ खास नहीं सर, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वी हैव नॉट मूव 1 इंच। अभी ये के इलेक्ट्रिक शंघाई पावर ले रही थी जी जी, और वो बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनी थी, उससे मेरी फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है क्योंकि वो पावर बिजनेस में थी। ये जो के इलेक्ट्रिक जिस ग्रुप ने लिया था वो अबराज ग्रुप का प्राइवेट इक्विटी, वो उसका खुद बिजली के काम में तजर्बा नहीं था, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को एक ये कि सस्टेन कराची का सिस्टम दूसरे पाकिस्तान की बिजली अगर आप शहरों में जाए उनसे बेहतर है, बता देंगे कम से कम कि आपकी लोड शेडिंग कब होगी और इस तरह की चीजें। अगर क्वेरी है तो आप फौरन आके आपकी बिजली का तार लगा देंगे, ठीक कर देंगे। मुजम्मिल साहब, मोनोपोली खत्म कैसे होगी? क्या आप और मैं आईपीपीस लगा के लोगों को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, मोनोपोली तो अब ये जो मैंने आपको बताया कि सोलर टाइप और ये वो हम अपने इंडिपेंडेंट यूनिट पे चले जाए तभी खत्म हो जाएगी, वरना तो नामुमकिन है। ना हुकूमत इंटरेस्टेड है, ना रेगुलेटर इंटरेस्टेड है फिलहाल। तो सोलर की कीमतें भी तो देखें ना मुजम्मिल साहब, मुसलसल बढ़ रही हैं। वो प्लेटो की, बैटरीज की, इंपोर्ट ड्यूटीज, डॉलर की वजह से, तो वो भी लोगों के लिए जो है ना दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इशू मुजम्मिल साहब जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं डॉलर का है। ये मुझे बताइए कि गुज़िश्ता रोज ये खबर आई थी कि 2 बैंक्स को डॉलर की जरूरत थी, स्टेट बैंक ने देने से मना कर दिया, उन्होंने ओपन मार्केट से सारा डॉलर उठा लिया, और फिर हमने रिकॉर्ड इजाफा देखा, एक दिन में 7 रुपए का, 3 महीने में 30 रुपए बढ़ चुका है डॉलर। सर 3 महीने में 40 रुपए बढ़ चुका है, 40 रुपए, और 21% जो है डॉलर की कीमत में कमी हुई है और रुपए की कीमत में कमी हुई है।
और मैं ये समझ रहा था कि कल शाम को वजीर खजाना दिन में तो गायब थे और स्टेट बैंक कुछ ऐसा बयान देंगे कि जो लोग ये कर रहे हैं हम उनको सजा देंगे, हम यूं करेंगे वो करेंगे। लेकिन रात को जो बयान आया उससे तो मुझे बड़ा शक हो रहा है कि उसमें इन्होंने कहा कि वो आलमी मार्केट में डॉलर बहुत महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से ये नेचुरल एडजस्टमेंट्स हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई रुपए का नया टारगेट दिया है और जिसको ये वहां तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि स्टेट बैंक कहाँ से डॉलर देगा, उसके पास तो खुद डॉलर नहीं है, उसको तो डॉलर चाहिए, उसने कर्ज उतारना है। मुल्क में जो है 4 महीने से जो है $1 नहीं आया और वो मुसलसल कर्ज उतारना है उसको। और इमरान खान जो पोजीशन बना के गए थे वो तो खर्च कर दी इन्होंने, तकरीबन $5 अरब इन्होंने 4 महीने में उड़ा दिए। और बोलते ये बैठ के कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। ये कौन सा दिवालिया है जिसमें रुपए की कदर ऊपर जा रही है, शरह सूद ऊपर जा रहा है और आपके बॉन्ड की, क्या हम दिवालिया हो चुके हैं मुजम्मिल साहब? देखिए ये जो मार्केट जो रेट्स दिखा रही है तो वो तो वो अगर उन रेट्स को देख के बात की जाए तो हम दिवालिया हैं। और अगर आप सिचुएशन देख लें कि आने वाले दिनों में जो है क्या उम्मीदें हैं वो भी मध्यम पड़ चुकी है। IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तब कह रहे हैं अगस्त के आखिर में बोर्ड मीटिंग करेगा, अगर हुकूमत ने शराइत मान ली तो उसके बीच में $4 अरब। लेकिन मुजम्मिल साहब इतनी शराइत मानने के बावजूद भी हासिल वसूल तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। वैसे ही डॉलर की कीमतों में इजाफा तो चला जा रहा है, कितनी और शराइत मानेंगे, आवाम कहाँ जाएगी, मुल्क का क्या हशर होगा? मैं कौन होता हूँ शराइत मानने वाला? जिसको बिठाया उससे पूछे, वो लगाता रोज। मुजम्मिल साहब एक और बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं। हम अब मेरा ये सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया था डॉलर 178 पे था, एग्रीमेंट हो गया, अब डॉलर 224 पे चला गया है। आखिर क्या हो सकता है प्रॉब्लम अमेरिका को इमरान खान साहब से? ये बात अगर मैं सोचूं और इस पर रिसर्च करूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि दुनिया में एक ट्राइका है, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब का। जो बाइडेन पहले इजराइल गए फिर सऊदी अरब गए। अच्छा, अगर पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान साहब ने भी बोला है कि प्रेशर आया था कि इजराइल को माना जाए, हम जानते हैं कि वर्ल्ड पावरफुल सबसे ज्यादा रईस कौम जो है वो इजराइल है, 90% 95% दौलत यही रॉकफेलर रॉथशाइल्ड के पास है। तो इजराइल के ऊपर 2 स्टांस हमें दुनिया में नजर आते हैं। एक टर्की का स्टांस नजर आता है कि जो इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है, उनके साथ ट्रेड करता है और अपने मुआशी हालात बेहतर करता है। दूसरा स्टांस हमें ईरान का नजर आता है जो इजराइल को पाकिस्तान की तरह नहीं मानता है, मुखालिफत करता है। 30 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन आज वहां पर ऐसी प्रोडक्शन होती है कि ईरान की लस्सी, चॉकलेट, बिस्किट, कैंडीज बनकर कराची स्मगल होते हैं, पूरा तेल उसका जो है पाकिस्तान में स्मगल होता है और मिलता है। क्या वजह थी कि अमेरिका को इतनी प्रॉब्लम हुई इमरान खान साहब से, और अब सोल्यूशन आप क्या देखते हैं? क्या ये जो स्टांस मैंने आपको 2 बताए, टर्की और ईरान के, इन दोनों में से कोई एक स्टांस लेकर हम अपने माशी हालात से बेहतरी से निकल सकते हैं या नहीं मुजम्मिल साहब? देखिए इमरान खान का स्टांस जो है ना सिंपल है। वो जो है जो उनकी बातों से और जो हम उनको सुनते हैं मतलब, तो वो ये कहते हैं कि भाई बहुत हो गया ये, अब हम अमेरिका या हम जो है किसी बैरूनी ममालिक के कहने पे अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, हम वो पॉलिसी एडॉप्ट करेंगे जो हमें सूट करेगी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को और पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब आने वाले दिनों में सिर्फ इसराइल का मसला नहीं है, पाकिस्तान को बहुत से अदर ममालिक और भी करता है, अरब ममालिक भी अपने मफाद में यूज करते हैं, चीन भी करता है किसी हद तक अपने मफाद में यूज। तो इमरान खान जो है अब जिस नहज पे चल चुके हैं वो ये है कि भाई मैं किसी की जंग में नहीं जाऊंगा, मैं जो हूँ किसी के कहने पे किसी से दोस्ती तोड़ूंगा या दोस्ती बनाऊंगा नहीं, जहां मेरी आवाम का इंटरेस्ट होगा। और इसराइल पे तो उनका प्रिंसिपल स्टांस है, जो कायदे आजम ने बोल दिया उस पर कोई 2 राय हो ही नहीं। अब वो जो अमेरिका को होप थी कि किसी तरीके से हम जब सऊदी अरब हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान ये UAE के ममालिक हो जाएंगे तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है, वहां से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और हमारे आपने देखा होगा कि आज़ाद मीडिया और हमारे जो कुछ जो लिबरल माइंड के लोग हैं वो इस चीज को पुश करते हैं कि जी तिजारत और ये वो करने में कोई इसको कर लेना चाहिए। तो लेकिन बात ये कि कुछ चीजें होती है जिससे प्रिंसिपली डिसीजन। और इमरान खान मुजम्मिल साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा, आपने कह दिया था कि जो हालात हैं मुल्क के, इससे वाज़ेह हो रहा है कि हम दिवालिया हो चुके हैं।
क्या वजह है कि ये नहीं ऐलान किया जा रहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं जो इस वक्त फंडामेंटल्स हैं, जो प्राइसेस हैं, जो डॉलर का रेट है, सब कुछ यही बता रहा है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। और डिफॉल्टेड कंट्री जब IMF से नेगोशिएशन करेगा तो उस तरह की वो टर्म्स एंड कंडीशन पे करेगा कि हम सूद नहीं देंगे, 4 साल तक सूद माफ कर दिया जाए, इस तरह की बातें होंगी। क्या वजह है कि हम ये ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर गए? देखिए, उसकी वजह यही है कि जैसे हमारी ये जो जमहूरी पार्टी है वो कहती है कि हम जमहूरियत में बिलीव रखते हैं और उनकी पार्टियां ही सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप लेकर बैठी होती है। तो ये तो हमारी खसलत में है कि हम मुंह पे झूठ बोलते हैं और हम मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आवाम को समझ आ गई, अब आवाम इसकी लॉलीपॉप लेती नहीं है। अपना जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं और अब जो है वो इनके इल्जाम पे भी अब काम नहीं करते। लोगों ने नतीजा जो है अपना दे दिया, फैसला दे दिया पंजाब की शक्ल में, और अगर उसको अपनाएंगे तो फिर आप यकीन जाने के लोग जो है ना जानते हैं कि किस तरीके से इसको सीधा करना है। तो अब ये तमाम सियासतदानों के लिए मैसेज है, चाहे वो PTI हो चाहे वो दूसरे हो, कि अब लोगों के अंदर शऊर जाग चुका है। डिजिटल मीडिया का दौर है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी दाल नहीं गलती। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर वो पहले जिस तरह बैठ के नैरेटिव बनाकर लोगों को बेवकूफ बना देते थे, अब लोग जो है सीधा सीधा उनको भी फायर मारते हैं। तो आप देखें जो इस तरह के मीडिया थे जो बड़े माजी में भी जो थे, उनकी आज रेटिंग खत्म हो गई। तो अब वो आजकल मैं देखो वो इस इलेक्शन की भी धांधली वो दिखा रहे जो आप बिलीव नहीं कर सकते थे कि वो कर रहे हैं। तो अब वो चीजें चेंज हो रही है भाई। अब वो जो है ये सियासतदान नहीं सीख पा रहा, बाकी तो लोग जो है वक्त के साथ थोड़े थोड़े अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मैं बोल को जो है मुबारकबाद दूं कि बोल जो है हक और सच के साथ खड़ा हुआ और उसने किसी का प्रेशर नहीं लिया और जो है इस वक्त वो स्टैंड आउट कर रहा है पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। मुज़म्मिल साहब, मुझे मालूम है आप एक कराची हाइट हैं और गुज़िश्ता रात में आपके रेस्टोरेंट पे भी गया था, आपने नया खोला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सी सॉल्ट बड़ा अच्छा सा खाना चाहिए। बताइए, कराची में जो है संडे को इलेक्शंस भी हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, पॉलिटिकल कैंपेन उरूज पर होगी इस हफ्ते। उसका रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कराची वाले आपको क्या लगता है, उनमें शऊर आ गया है, अब मालूम पड़ गया उन्हें किसे वोट देना है किसे नहीं देना है? देखिए, बिल्कुल शऊर आ गया है और कराची में लोग जो हैं अब नए ऑल्टरनेट्स देख रही है और अब हमारे लिए भी टेस्ट होगा। अगर हमें हुकूमत मिलती है मेयरशिप वगैरह, तो हमें भी प्रूव करना होगा कि अब कोई हनीमून नहीं है किसी के लिए कोई जगह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात पाक इंसाफ के इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वो पॉइंट क्लियर कर दिया जिसके ऊपर मैं काफी वक्त से वर्दा कहता आया हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, हुक्मरान छुपा रहे हैं क्योंकि IMF हमें लोन देता है, अगर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे उसके पैसे डूब जाएंगे तो वो हमें 2-2 रुपए देके चलाता रहता है, ये गाड़ी चलती रहे। और इजराइल के ऊपर हमें स्टांस लेना होगा, या टर्की का स्टांस या ईरान का स्टांस। मेरी नजर में ईरान का स्टांस बेहतर है क्योंकि उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और किसी का खौफ खतर नहीं रखते, किसी से डरते नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आते, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। कि मैंने कहा ना कि वहां की लस्सी, बिस्किट, चाय पत्ती, हर चीज ईरान की पाकिस्तान स्मगल होकर आती है। उनका पेट्रोल कराची से 2 घंटे दूर हब पर मिलता है, कराची में नहीं मिल सकता। कराची वालों को 250 रुपए लीटर खरीदना पड़ेगा। हब के आप चले जाएंगे तो आपको 70-80 रुपए लीटर मिल जाएगा ईरानी तेल, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारा पड़ोसी है। पर सैडली हमारे फॉरेन अफेयर्स ऐसे हैं कि ना हमसे इस वक्त अफगानिस्तान खुश है, ना हमसे इस वक्त ईरान खुश है, ना हमसे इंडिया खुश है। चाइना भी हमें सिर्फ मुश्किल के वक्त में हाथ बढ़ा देता है, वो भी उसका शुक्रगुजार है हम। पता नहीं थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। तो हमारे फॉरेन रिलेशन इस वक्त मुल्क ऐसे हैं, फॉरेन फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हो रही है उससे वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। और अब अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पॉलिसी मेकर्स ने, पार्लियामेंटेरियंस ने सही फैसले नहीं किए, मुश्किल पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए दुनिया बोले। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब बात कुछ खेल की हो जाए। तलहा, इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग नहीं है, T20 के बाद से तो नहीं है। हाँ, क्यों? लेकिन नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा है, इंटरेस्टिंग तो हो गया है। तलहा,
5 दिन गुजारना एक मैच में मेरे लिए भारी। आपको मालूम है मैं क्रिकेट का फैन नहीं हूँ, आप हैं, मैं दूसरे स्पोर्ट्स का जिक्र करता हूँ, आप क्रिकेट का करती हैं, लेकिन कहाँ पहुंचा है मैच, मुझे बताइए। नहीं, खैर आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट मैच में आज 5वां दिन है और बहुत फैसलाकुन दिन है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह मैच जीत जाएगा, क्योंकि लोग तो खैर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के अभी अगर आप लाइव मैच देखें तो पाकिस्तान ऑलरेडी काफी अच्छा खेल रहा है। श्रीलंका के हालात में मेरा दिल चाह रहा है वो जीत जाए। अच्छा, क्यों भाई? बेचारे इतने परेशानी से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस से, डिफॉल्ट कर चुके हैं, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं, एहतजाज कर रहे हैं, राजा पक्से के महल के ऊपर हमला हो चुका है, राजा पक्से को हुकूमत छोड़नी पड़ गई। वो एक अलग चीज है, ऐसे तो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी जिसकी वजह से मैं जो हूं श्रीलंका की तरफ जो है नहीं, लेकिन अगर हम आपको अपडेट दें, कल चौथे दिन की अपडेट अगर आपको दें हम, तो कल दिन के खत्म तक पाकिस्तानी हीरोज ने 342 रन के हदफ के ताकुब में 3 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बना लिए थे। कल खत्म तक अब्दुल्ला शफीक 112 और मोहम्मद रिजवान 7 रन पे नॉट आउट थे, जो आज दोबारा से खेल का आगाज करेंगे और आज पाकिस्तानी टीम के पास 7 विकेटें मौजूद हैं, तो उनके 100 रन बनाने आई थिंक बहुत आसान होंगे एक दिन में। राइट, इस वक्त मेरे साथ यकीनन इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के मेरे एक्सपर्ट साजिद खान साहब। साजिद साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हाउ डू यू सी द करंट सिचुएशन ऑफ द मैच? पाकिस्तान जीत चुका है आपकी नजर में? बहुत शुक्रिया ताला जो, तो आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। दुनिया बोल यकीनी तौर पर बाजी ले जाता है। टेस्ट मैच क्वालिटी टेस्ट में जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप का मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर अच्छी बैटिंग की, श्रीलंका ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मगर टेस्ट मैच जो 5वें दिन चले गया, ताला जुतोई साहब आपकी बात में 100% वजन है। पाकिस्तान ने गैर मेयारी टीम सेलेक्ट की थी, मगर इस टीम में अब्दुल्ला शफीक का अगर मैं जिक्र ना करूँ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले ने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाएगा। टेस्ट मैच की दूसरी सेंचुरी बनाना और तमाम लोगों तो पाकिस्तान टीम की तरफ था, मगर उसने अपनी टैलेंट से, अपनी एबिलिटी से प्रूव किया। टैलेंट का कोई दमल बदल नहीं है, उसने वो क्वालिटी इनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हालांकि बाबर ने बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ बैटिंग की है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह गेम में वापस आई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। मगर अब भी बहुत कहना मुश्किल है, टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता है जब तक लास्ट बॉल का मैच का डिसीजन ना आए, क्योंकि 7 विकेटें बाकी हैं उनके। यकीनी तौर पर जयसूर्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी टीम को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है और किसी वक्त भी एक ब्रेक थ्रू मिल गया तो पाकिस्तान बैकफायर हो सकता है। मगर रिजवान पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनको रिवर्स स्विंग मारना चाहिए। आधा घंटा इस टेस्ट मैच के 5वें दिन का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे पाकिस्तान यकीनी तौर पर टेस्ट मैच जीत जाएगा। ताला जुतोई साहब, आपने देखा बेंच में सिंध के 5 लड़के बैठे हुए थे, मेरिट का खुला कत्ल हो रहा, कोई कहने वाला है टेस्ट मैच जो आप जीत जाएंगे? बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान रैंकिंग में भी आ जाएगा। क्या इस तरह की चीज़ों से टेस्ट मैच खेला जाता है? 3 फास्ट बॉलर से आपने खिला दिया, आप नसीम शाह को आपने खिलाया, उसे बॉलिंग नहीं खिलाई, आप दोस्तियाँ निभा रहे हैं, बहुत ही बड़ी ज्यादती की। हसन को आप कैरी करते हैं, हसन फील्डिंग भी खराब कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कह सकते इस बात पे हम कि मेरिट का कत्ल किस तरह से हो रहा है, ये बात हम सब जानते हैं। तला आप कुछ कहेंगे इस बारे में? वेरी सैड। वे फॉरवर्ड क्या है? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साजिद भाई कि जब रमीज राजा PCB के चेयरमैन बने तो हम सोच रहे थे कि अब मेरिट का कत्लेआम नहीं होगा और अब फैसले सही होंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये भी आप बताइए। देखिए, सिलेक्शन सही टीम खिलाया ना। फवाद आलम को आपने ज्यादती की, मेरिट का खुला कत्ल किया। क्या अजहर अली का 100 टेस्ट खिला देंगे तो क्या उससे क्या हासिल निकलेगा? अजहर अली की फॉर्म पिछले 2 साल से क्या है? असद शफीक 80 टेस्ट खेल के बाहर हो गया, उसके साथ क्या कसूर था? वो सिंध से ताल्लुक था। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जो रमीज राजा 36वें चेयरमैन है, 57 टेस्ट मैच खेले, 4 सेंचुरियां उन्होंने बनाई है, 2 लाख मैचेस पे कमेंट्री भी की है। हाँ देखें ना, कमेंट्री बेहतरीन कमेंट्री है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आया, उसके तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ी उनकी तरफ नजर रखते हैं और इस तरह का भी क्रिकेट में होता है। जो बंदा 4 सेंचुरी बनाया, 250 करे और शान मसूद पे रिकॉर्ड बना दिया, 2000 रन बना दिए। आप बताएं, शौक शकील को 12 महीने से आप कैरी कर रहे हैं, मोस्ट टैलेंटेड बच्चा है। अगर आप मुझे बताएं जिन लड़कों के मैं नाम ले रहा हूँ मेरिट पे उतरते हैं या नहीं उतरते, मैं प्रोग्राम करना छोड़ूंगा। रमीज राजा मेरे साथ पाकिस्तान अंडर 23 खेले हैं, मेरे कप्तान गुजरे। ये ज्यादती नहीं देखिए, सिंध के लड़कों का क्यों जुल्म है? आपने सरफराज का मेरिट का खुला कत्ल कर दिया है। आप मुझे बताइए, इस तरह की क्रिकेट नवाज 5 आउट करता है, यासिर शाह मेन की बॉलर है पाकिस्तान का, वो 200 टेस्ट विकेट लेता है, इस तरह की बॉलिंग करते हैं।
जिसकी कवर नहीं लगी और फ्रंट फुट उसका नहीं जा रहा बॉलिंग करते हुए, इतने 15 महीने बाद मैच खेल रहा है और फिर आप टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला शफी एक टैलेंटेड प्लेयर है, उसने प्रूव कर दिया, वरना कल तो आप मैच हार गए थे जिस तरह की आपने बॉलिंग की है। आप मुझे बताइए शाहिन आफरीदी क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे बताइए नसीम शाह ने क्या बॉलिंग की। अच्छा, बॉलिंग की बात हुई तो ये बताइए कि स्पिन पिच के ऊपर 3 फास्ट बॉलर्स कहाँ की टेक्निक है? ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। मेरे शागिर हैं, मैं हेड कोच शकील मुश्ताक को बोलूंगा, टीम सिलेक्शन बहुत गैर म्यारी की है। किसी भी दुनिया को वो अपने होम टाउन में एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, हम 3 फास्ट बॉलर आ रहे हैं, उनका यूज भी सही नहीं कर रहे। अब 20 ओवर इस टूर्नामेंट में, इस मैच में, टेस्ट मैच में 20 ओवर किए आपके फास्ट बॉलर ने, और 20 ओवर जब टेस्ट मैच में बॉलर करे, जिस बॉलर को रिवर्स स्विंग करना, नए बॉलर किस बात के बॉलर है, इस मैच में रिवर्स स्विंग करना चाहिए। शाहिन आफरीदी आपके मेन बॉलर है, वो पिच कैसे भाग रहे हैं, उनको बॉलिंग करने नहीं आती। देखिए ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है, आप एक क्रिकेटर चेयरमैन आया, अब चेयरमैन साहब कहते हैं मैंने फ्री रन दे दिया बाबर को। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर ने 10,000 रन बना दिए, मैं 26 सेंचुरी उसने बना दी, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। मगर टीम के सिलेक्टर जो लोग हैं, सिलेक्टर हैं, जो हेड कोच हैं, या यूसुफ है, या सही टीम सेलेक्ट की है। सिर्फ सवाल ये पैदा होता है, जीतने के बाद तला जुतोई साहब सारी चीजें छुप जाती हैं। अगले 4 महीने आपकी इतनी क्रिकेट है पाकिस्तान की कि आपके पास बैकअप नहीं है। अगर मुझे बताया अगर रिजवान अगर आज रन नहीं करेगा, रिजवान के उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। अगर रिजवान अगर आते ही आउट हो जाता है तो क्या रिजवान के आगे जाएगा पीछे जाएगा? इसलिए आपको प्लान भी तैयार करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले टेस्ट मैच में क्या चेंजेस देख रहे हैं? भैया अगले मैच में शान मसूद को स्ट्रेट में खिलाना चाहिए। अजहर अली के ने इस तरह की फॉर्म नहीं है, 40 बार खेलते हैं, एक रन बनाते हैं, 9 रन बनाते हैं, इस पर आपको क्या डिफेंड करेंगे आप मुझे बताइए ना। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप में एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, तो अगले मैच में शान मसूद को खिलाएं, फवाद आलम को खिलाएं। तो इस तरह की जो आपकी टीम है, आप अगले मैच में मजे की बात ये तला जुती साहब, अगला टेस्ट मैच इसी ग्राउंड में है और हमारे अभी इसी ग्राउंड में टेस्ट मैच होगा। और आज हमारे जराए से बारिश की भी पेशिंग हुई है, 20% बारिश की पेशिंग हुई है। पर अल्लाह अल्लाह करके टेस्ट मैच जीते, ऐसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट है, अल्लाह ने एक मौका दिया, इस मौके को खोना नहीं चाहिए कि मैच जीत जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी छुप जाएंगी। बहुत सी चीज़ें बताने के लिए तो बता दिया उन्होंने, हमारे मीडिया ने हकायक तो पर्दा उठा दिया, मगर हकायक में पर्दा उठाने वाले चेयरमैन साहब को नोटिस लेना चाहिए क्या, और टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहिए ये टीम सेलेक्ट जो की है सही की है गलत की है। बिल्कुल थैंक यू सो वेरी मच वक्ती कैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने वाज़ेह कर दिया है कि अब अगले टेस्ट मैच में चेंजेस जरूरी हैं, सिलेक्शन बेहतर होनी है, बॉलिंग अटैक हमें अपने स्पिनिंग रखना है, फास्ट बॉलर्स को इतना ज्यादा नहीं खिलाना है क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनिंग पिच है। यकीनन ये डिसीजंस वो हैं जिनको लेना बहुत जरूरी है टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है, हम इस वक्त जीत रहे हैं और इस टेस्ट मैच को जीतने से भी हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू दिस परफॉर्मेंस, उसके लिए कुछ डिसीजंस बेहतर होना जरूरी है। वर्दा बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, किसी की मुलाकात करवाएंगे तला आप हमारी? किससे? कोई है जिससे आप हमारी मुलाकात करवाना चाहते हैं? कौन है? थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट साइड पे अगर हम बात करें, एक ऐसे अकेले आदमी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बज़ाहिर दिखने में तो एक हैं, लेकिन अगर आप जब उनसे बात करेंगे तो अंदर से आपको उनके 200-300 मशहूर शख्सियात की झलक आना, यानी अंदर उनके 200-300 रूप हैं और ये बहरूपी हैं। ये कहना चाह रही हैं सॉर्ट ऑफ, ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इनमें एक ऐसा टैलेंट है। ये ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, सिंगर्स की मिमिक्री करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सियासतदानों की मिमिक्री करते हैं और या फिर क्रिकेट प्लेयर्स की करते हैं। जिंदगी में कोई और काम है इनके पास? ये पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये मशहूर शख्सियत, आप इनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं ये। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप हमें सुन सकते हैं, रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, ये शहरोज ताहिर हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट। वेलकम टू दुनिया बोल है शहरोज जी। तो शहरोज, वालेकुम अस्सलाम जी, आप ये बताइए शहरोज के ये सियासतदान ही क्यों चुने आपने मिमिक्री करने के लिए? देखिए, सियासतदानों का जो एक है ट्रेंड है, लोग पसंद करते हैं सियासतदानों के कैरेक्टर्स को। एक तरफ महंगाई बेरोजगारी वगैरह होती है, लोग परेशान भी होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन लोग इंटरटेनमेंट को पसंद करना चाहते हैं। हम पॉलिटिशियंस की तकारीर वगैरह तो सुनते हैं, लेकिन वो एक उनका अंदाज है, सीरियस अंदाज होता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उन्हीं का रूप के दाल को हम चाहते हैं कि जब हम आपसे बात करें आप शहबाज शरीफ के स्टाइल में जवाब दें। हाँ जी, आप शहबाज शरीफ बन जाएं और हम शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं और आप शहबाज शरीफ की तरह जवाब दे रहे हैं, उन्हीं की तरह जवाब दें। अच्छा, मैं आपका एक बात कहना चाहूंगा, मैं तलहा साहब की मिमिक्री भी कर सकता हूँ। अल्लाह वाह, प्लीज। मैं छोटा सा आदमी हूँ भाई, अगर पहले वहां से शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह करें, चलिए आपने।
दुनिया बोल में खुश आमदीद। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जो पाकिस्तान के बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा और कुछ बोलिए ना, बताइए ना। इनको बड़ा मजा आ रहा है, वर्दा बड़ी खुश हो रही है आप जो है ना मेरी मिमिक्री कर रहे हैं। देखा जाएगा कि पाकिस्तान में मईशत के क्या हालात समारात नजर आएंगे और आज इसमें बात वर्दा की बारी है। शहरोज भाई वर्दा की बारी है। वो फीमेल्स की नहीं करते, कर लेंगे, मुझे यकीन है इनकी टैलेंट के ऊपर। जी जी, दरअसल मैंने आपका कैरेक्टर के लिए काफी टाइम लगाया, 2-3 महीने आपकी मैं वीडियोस देखता रहा आपके एक्सेंट को बनाने के लिए। माशाल्लाह, शो का नाम है दुनिया बोल है, तो एक्सेंट आपका। अच्छा, फहीम के अंदाज में आप कर सकते हैं? वो आज हमारे साथ है नहीं, लेकिन फहीम साहब के अंदाज में तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन उसमें 80% मुझे चाहिए फहीम साहब के अंदाज में। ग्रेट ग्रेट। ताहिर अब इमरान खान बन जाएं आप। अब मुझे आप ये बताइए कि मुल्क के जो मुआशी सियासी हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम किस राह पर जा रहे हैं खान साहब? क्या हम डिफॉल्ट कर चुके हैं? मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगा कि मेरा जो स्पीच करने का अंदाज है वो अगर आप उससे पहले फैसल को बुला लें जो मुझे खिताब के लिए बुलाए, क्योंकि मेरे लिए फैसल बहुत जरूरी है। जी जी। जिस तरह फैसल मुझे बुलाता है खिताब के लिए, वो कुछ यूं है कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है आप, इमरान खान है आप। वेरी गुड, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। शहबाज शरीफ के लिए उतारी ना इन्होंने। शहबाज शरीफ की बारी आ जाए, अब वो वजीर आजम है पाकिस्तान के ना, वजीर आजम हमारे। तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क कहां जा रहा है? मैं सर यहाँ बात करना चाहूंगा, मिमिक्री का जो बेसिक मकसद है किसी का मजाक उड़ाना नहीं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना है, और मेरा यही मकसद होता है। वर्दा बेटी, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे अपने शो में बुलाया है, और मैं अपना तला जुतोई साहब, आप तो बड़े कमाल के बंदे हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी अगली बार हुकूमत आती है तो मैं आपको अपना मुशीर लगा लूँ, ये मैं आपको ऑफर देता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा अगर तला साहब आप मेरी टीम में शामिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, प्रॉपर आई थिंक, परफेक्ट बिलावल भुट्टो साहब के अंदाज में। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है बताएं, इलेक्शन आ रहे हैं इतवार को, बिलावल भुट्टो साहब क्या होने जा रहे हैं? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा तलहा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो हमारी पीडीएम फैसला करेगी कि इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन हम ये नारा फिर भी लगाएंगे कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शहरोज, अब आजकल हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर काफी प्रेशर्स हैं, हर कोई पॉलिटिकल कंटेंट कोई वायरल होते हुए देख रहा है, यकीनन इसी वजह से हर कोई पॉलिटिकल मिमिक्री भी करना चाहता है कि वो देखता है उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, उस पर लोग बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन आप जैसे टैलेंट की तो भी बड़ी शदीद जरूरत है। वजह इसकी ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत सप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है जो आप कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ आपसे मिलकर, ऑल द बेस्ट हूं, लेकिन आपको चैलेंजेस कौन से दरपेश हैं? प्लेटफॉर्म तो यकीनन सोशल मीडिया का आपके पास है ही, जिसकी वजह से हमारी नजर भी आप पे पड़ी और आप इतने मशहूर हुए। कौन से चैलेंजेस इस वक्त आप ताहिर देखते हैं अपनी लाइफ में इस करियर को परस्यू करने के लिए? अच्छा सर, चैलेंजेस की जहां तक ताल्लुक है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के जरिए आप वायरल होते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, पसंद करते हैं। चैलेंज ये होता है सर कि यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से सिटी बेस्ड अगर देखा जाए, अगर मेरा ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है तो लाहौर और कराची एक मीडिया हब है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी लाहौर में है, कराची में है। इवन कि मैं शोज़ के लिए जाता हूँ, प्रोग्राम्स के लिए जाता हूँ, मुझे लाहौर ट्रैवल करना पड़ता है। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद में भी इस तरह के होने चाहिए प्रोग्राम्स, और मैं आपको ये बात बड़े फख्र से बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने इनवाइट किया अपनी कल्चर एक डे में, और सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, और उन्होंने मेरे किरदार को इतना सराहा, मेरे मिमिक्री को मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, और इस्लामाबाद में लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बेशुमार है, और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। सोशल मीडिया तो है, लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे नए लोगों को सामने लेकर आना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने जो अपने कैरियर का आगाज़ किया, मिमिक्री में कर ही रहा था 7th क्लास से। मैंने एक पहली स्टोरी अपनी कैरियर की डिजिटल स्टोरी कवर की,
और वो साहब बड़े बुजुर्ग शख्सियत, उनकी 60 साल उम्र, और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आवाज़ पैरोडी करते हैं, गुलाम इसाक खान साहब की आवाज़ पैरोडी करते हैं यार। और उनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। इवन कि उन्होंने मुझे सिखाया है, बताया कि तारिक अजीज साहब का एक्सेंट क्या है, साबिक सदर गुलाम इसाक खान साहब का एक्सेंट क्या है। तो चैलेंजेस सब बहुत ज्यादा आते हैं। अपने गले पे आप काम कैसे करते हैं? अपने लैरिंग्स, फेरिंग्स और रेजोनेटर्स को आप कैसे यूज करते हैं? अपनी वॉइस के साथ आप प्रैक्टिस और प्ले कैसे करते हैं? थोड़ा ये बता दें। जी सर, इसके लिए होता ही है कि गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ठंडे मशरूबात नहीं पीने चाहिए जिससे गला बैठ जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ट्रेनिंग बताऊं, आवाज़ तो हम निकाल लेते हैं। अब आपकी आवाज़ का जो एक्सेंट है ये सुबह के वक्त का है। जैसे म्यूजिक जो होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो सुबह के टाइम रियाज करते हैं। अब आपका और शेख रशीद साहब का जो एक्सेंट है ये सुबह के वक्त का होता है कि आपकी अगर आवाज़ बनानी है और शेख रशीद साहब की, तो सुबह का बेहतरीन वक्त है कि उसमें हम प्रैक्टिस करें। अच्छा शहरोज, शेख रशीद की आवाज में, हाँ उनकी आवाज में मुझे ये सवाल भी बताइएगा। बड़ा मशहूर जनाब तला साहब आपके मॉर्निंग शो में आया और मैं वर्दा साहिबा का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग पिंडी आए, मैं आपको बाबड़ा बाजार का नाश्ता कराऊंगा और अपने हाथों से आपको पाए खिलाऊंगा, क्योंकि शेख रशीद को पाए बड़े पसंद है जनाब। क्या बात है, क्या बात बहुत जबरदस्त। अरे शहरोज साहब, आप किसी की आवाज सुन के फौरी ही उसको कॉपी कर लेते हैं या बाकायदा प्रॉपर थोड़ा सा उसको फॉलो करते हैं? थोड़ी सी, जैसे आपने तला की आवाज का कहा कि 2 से 3 महीने आपने देखा, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कुछ आवाजों के लिए या तमाम आवाजों के लिए थोड़ा आपको टाइम लगता है निकालने में? देखें, कुछ आवाज़ें बनाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब का जो एक्सेंट है उस पर काफ़ी मुझे टाइम लगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ का एक्सेंट बहुत हल्का है, बारीक आवाज़ है। और शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ के लिए मुझे काफ़ी 3-4 महीने लग गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आवाज़ दूर तक पहुँचानी होती है। इसी तरह हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी हजरात हैं, अपना ज़फ़र हिलाली साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, रऊफ़ कलासरा साहब, हारून रशीद साहब। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो सहाफ़ी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं मोहतरम, ये बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं और बल्कि फरमाइश भी करते हैं कि हमारी मिमिक्री करके दिखाई जाए। अब मिसाल के तौर पे अपना रऊफ़ कलासरा साहब मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, बड़े काबिल मोहतरम लैया से उनका ताल्लुक़ है। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, आप दोनों सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लें, मैं उनकी आवाज़ में आपको तज्ज़िया करके दिखाता हूँ। देखा तला साहब, बात है मियाँ साहब बात करें ना, बात करें या ना करें, लेकिन बात वही है कि जहां तक मामला चाह रहे, मियाँ साहब लंदन में इलाज कराने गए। मैंने मियाँ साहब को बड़ी बार कहा कि मियाँ साहब आप इलाज कराने के लिए गया, पाकिस्तान वापस आ जाएं और अगले इलेक्शन आ रहा है, अगले इलेक्शन की तैयारी पकड़े आप। ये जॉन सा याद आ गया मुझे, जॉन सा। खैर शहरोज भाई, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। हमें बड़ी खुशी भी आपको अपने शो का हिस्सा बनाकर, आप जैसे टैलेंट को हमेशा प्रमोट करना चाहते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको और कामयाब करे और आपको लोग और अपनी दावतों में बुलाएं और ज्यादा इवेंट्स में बुलाएं, आपका रोजगार ही बढ़े। शहरोज साहब, अब आप शाह महमूद कुरैशी साहब की आवाज में दुनिया बोल है में एक ब्रेक ले लें। देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया बोल है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया का मौसम भी खतरनाक कर दिया है। इस वक्त दुनिया बदल रही है। मैं आपको बताऊं कि लंदन में हाईएस्ट एवर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 42 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रांस में भी हाईएस्ट एवर डे रिकॉर्ड किया गया। पोर्चुगल में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 47,000 एकड़ जमीन जल गई है, जंगलात में आग लग गई है गर्मी की शिद्दत की वजह से। और इस सूरत हाल की वजह से हमारी जो मौसम है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। हम जानते हैं, हम जब फार्मर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम बिजाई आगे बढ़ा दी हमने 1 महीना, क्योंकि पिछले महीने गर्मी ज्यादा पड़ गई थी। जो मौसमियाती साइकिल होती है जो हर 4-5 साल के बाद चेंज होती है, उसमें काफी शिद्दत आ गई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद शायद कराची में बर्फबारी भी पड़ जाए। मौसम इस तरह तब्दील हो रहा है और यकीनन ये वो कंसर्निंग चीजें हैं। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया
तो मुश्किल पड़ जाएगी। हामिद मरवत हमारे साथ मौजूद हैं, WWF वर्ल्ड वन से आपका ताल्लुक है, आपसे हमने सिचुएशन डिस्कस करेंगे। हामिद साहब थैंक यू सो वेरी मच। और वर्दा के पास बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे पूछने के लिए। नहीं बस इंपॉर्टेंट सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तला और क्या हो सकता है कि इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मौसमियाती तब्दीलियां हम देख रहे हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, कैसे कंट्रोल करें इस पर? थैंक यू वेरी मच। और मौसमियाती तब्दीली जिस तरह आपने बताया कि ये एक ग्लोबल इशू है और इसके असरात खसूसन गरीब ममालिक पर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में शामिल है। तो आपने जिस तरह पहले जिक्र किया कि लंदन में बहुत हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और वेस्टर्न यूरोप में इस वक्त जो हीट वेव आई हुई है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। और कोई 2000 लोग पिछले एक हफ्ते में मौत के आगोश में चले गए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और इसी तरह इसके अलाइड और भी हमारी सेहत पर, हमारे फसलों पर, हमारे जिंदगी, हमारे सेहत बहुत ज्यादा इसके असरात पड़ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो एक ग्लोबल इशू है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इशू बढ़ रहे हैं। और जब आपके इकोनॉमिक इशू बढ़ते हैं, फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली इवन आपकी सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस को भी खतरा लाहक हो जाता है। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसके लिए मिटिगेशन और खसूसन एडॉप्टेशन प्लान्स बनाएं, क्योंकि बात यह है कि हमने इंसानी एक्टिविटीज की वजह से जो हमने फिजा में, खिला में जो डेंजरस गैसेस रिलीज किए और जिनकी वजह से सूरज की तपश जो जमीन पे आकर वापस नहीं जा सकती और जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज भी चेंज हो रही है। और जो पहले मुख्तलिफ सीवियर या ऐसे हालात पैदा होते थे वो कोई 5, 10, 15 या 20 सालों के बाद रिपीट होते थे, अब वो साइकिल बहुत रिड्यूस्ड हो गया है। और हम देख रहे हैं कि साल साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारे पास ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी ड्राउट हो रहा है, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जंगलात में आग लग जाती है, जंगलात में आग लग जाती है, हमारे फसलों खसूसन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी गर्मी का सीजन बहुत बढ़ गया है, लंबा हो गया है, और सर्दी का सीजन बहुत रिड्यूस्ड हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रिजीम जो चेंज हो गया उसकी वजह से हमारे फसलों की मतलब है वाटर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, वाटर डिमांड बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से और प्रोडक्टिविटी बहुत रिड्यूस्ड हो गई है। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि इस साल मार्च में एक हफ्ता हीट वेव पाकिस्तान में आया, जिसकी वजह से हमारा 3 मिलियन टन गंदम की प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो गई। तो आप देखें कि एक हफ्ता की हीट वेव की वजह से 3 मिलियन टन गंदम हमारा कम पैदा हुआ, जिसकी वजह से अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वरना बात यह है कि दिसंबर जनवरी में हमारे पास शदीद किल्लत होगी गंदम और आटे की। तो इसी तरह और क्राफ्ट्स पे, हमारे फ्रूट्स पर, एनिमल हेल्थ पे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एडॉप्टेशन प्लान की ज़रूरत है। और हमने जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुआहदे किए हैं दुनिया के ममालिक, न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स है, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है, उनको ट्रू सेंस में हमें फॉलो करना पड़ेगा, ट्रू सेंस में फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मरवत साहब हमारे साथ मौजूद से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वाटर स्ट्रेस है, वाटर डिमांड बढ़ रही है, हीट वेव आ रही है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए स्टेप्स हमें लेने हैं। अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा, हमें तेल से, कोयले से, गैस से बिजली बनाना बंद करनी होगी, हमें ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना होगा, और यकीनन सोलर, हाइड्रो बहुत इंपॉर्टेंट है अडॉप्ट करना है। इस वक्त हमने नहीं किए तो एक तो बिजली के बिल भी महंगे हो रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, बिजली नहीं आएगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बहुत वक्त की इस वक्त अशद जरूरत है कि हम देखें कि हम किस तरीके से अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, पानी का ज़िया कम कर सकते हैं, हरियाली बढ़ा सकते हैं और अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। वर्दा जी बिल्कुल, और सही वक्त पे सही फैसले करना बहुत जरूरी है। और फिलहाल हम चलते हैं बोल प्रेडिक्शन की जानिब और देखते हैं कि सितारों के हालचाल क्या कहते हैं। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक उनसा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उनसा 24 के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इंतखाबी जो हमारे अभी पसंद के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके हवाले से बताएं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, कौन जीतेगा, कौन जीता नजर आ रहा है आपको? पहले तो लास्ट जो प्रेडिक्शन मैंने की थी, आई थिंक लास्ट वीक में आपने एक बारिश की प्रेडिक्शन करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल सही हुई। मैंने कहा था
इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। फिर मैंने आपने इलेक्शन के बारे में पूछा था, पंजाब के इलेक्शंस के बारे में, वो भी मैंने आपको कहा था पीटीआई की जो है वो बरतरी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्रेडिक्शंस जो हैं वो मेरी ठीक हुई। अब हम इलेक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। 24 को बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं सिंध में, उसके बारे में क्या कार्ड्स कहते हैं उनसा के? कार्ड्स देखिए जी, उनसा है, इसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और इलेक्शंस तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो जाएंगे और खैरियत से हो जाएंगे। कोई हंगामा आ रहा है या कोई ऐसा मिसहैप होने का तो नजर नहीं आ रहा, बहुत आराम से इजीली होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी जीतती हुई नजर आ रही है आपको? यहाँ पर भी मुझे पीटीआई की ही अक्सरियत नजर आ रही है और बाकी जो है वो सेकंड नंबर पर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत रहे, लेकिन जो फर्स्ट नंबर मेरे पास जो आ रहा है वो यहाँ पर भी पीटीआई ही होगा। चलें जी, आपने प्रेडिक्शन कर दी कि पहले नंबर पे पीटीआई ही आपके पास आ रहा है अक्सरियत में वोट लेती हुई। अच्छा ये बताइए कि डॉलर की कीमतों में इतनी ज्यादा उड़ान चलती चली जा रही है, अब तो जंप्स कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, डॉलर की कीमतों में कितना इजाफा होगा, कब जाके रुकेगी ये? देखिए यहाँ पर मुझे जो कार्ड आया है डॉलर के लिए द डेथ का कार्ड है, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ मुझे डॉलर की स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, आगे भी फ्लक्चुएशन रहेगी। डॉलर जो है वो थोड़ा कम जरूर होगा लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा कि जिस तेजी से जो है वो इन 2 दिनों में जो है वो बढ़ा है। 2 रुपए या 3 रुपए की कमी हो सकती है, लेकिन जो है वो एक तो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, एक ही जगह पर रुक जाएगी कमी ज्यादा, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि फ्यूचर डॉलर और मजीद जो है वो महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, उनसे की आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि कह रही हैं कि डॉलर इनको आगे मजीद महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। उनसे क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी, आपकी आवाज़ तो क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ हाँ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, सही। अच्छा उनसे ये बताइए कि अभी के इलेक्ट्रिक ने भी टैक्स लगा दिए हैं, इतनी महंगाई हो रही है, आगे मईशत तो कहाँ जाते हुए देखती है? इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल आपको कहाँ नजर आती है? कुछ बेहतरीन मुमकिन है आगे आने वाले कुछ अरसे में? जहाँ तक बेहतरी की बात है फिलहाल तो मुझे बेहतरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है फिलहाल इलेक्शन भी अनाउंस नहीं कर रही है, अवाम को क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड है। ये मून का कार्ड जो है एक तो फ्लक्चुएशन का कार्ड होता है और क्लाउडी उसका होता है, क्लियर अवाम को क्लियरिटी नहीं मिल रही। कभी अवाम सोचती है कि इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, कभी इलेक्शन जो है वो इकोनॉमी ज्यादा मतलब तेजी से बढ़ती जा रही है, महंगाई हर चीज में, टैक्सेस सही, यानी कि आवाम को कहीं भी अभी रिलीफ नजर नहीं आ रहा, मजीद अभी मुश्किलात से 2-4 ही रहेंगे। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी प्रेडिक्शंस टैरो कार्ड बताए हमें कि क्या नजर आ रहे हैं आपको फिलहाल। यकीनन ये तो सितारों की बात थी, जमीन पर वापस आते हैं और आपको जमीनी एक हकायक पर खबर आपको बताएं। इस वक्त ये कि कोरोना के वार जारी हैं, कोविड बहुत स्पीड से फैल रहा है, बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। अगर अमल ना किया गया तो फिर बहुत बड़ी भूल होगी हमारी, इसलिए बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, आंखें खुली रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, बहुत जरूरी है। अब बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। और कल 7 अमवात देखी जा चुकी हैं कोविड की जानिब, यकीनन हमें सिचुएशन को सीरियस लेना चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर सारे लेने चाहिए। साथ ही शो का वक्त खत्म हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन मुझे और ताला को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।